नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस जो कि हमारा सीटेट 2024 में पर्यावरण का टॉपिक है, उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण 2024 जनवरी 2024 के लिए मैंने आपको बताया था कि दो सेक्शन में पेपर आता है। पहला पेडोलॉजी का सेक्शन है जो लगभग आपका 15 नंबर का है, जिसको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 ये 3 कक्षा की पुस्तक को पढ़ेंगे और हमारा पूरा टॉपिक या पूरा ईवीएस कवर हो जाएगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया एक कहानी के माध्यम से, या आप कह सकते हो कि एक स्टोरी के माध्यम से हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में पॉइंट्स बैठा रहे और हमें जब एग्जाम में जरूरत पड़े तो हम इसको अच्छे से अप्रोच कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति है विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो कि पत्तों से चित्रकारी के लिए विश्व भर में फेमस है, उनके विषय में हमने बताया और वही से कहानी रिलेट करके हम अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विष्णु चिंचालकर पत्ते लेने के लिए कहां जाते थे। तो वो पत्ते लेने के लिए यानी कि पत्ते की खोज में अपने बागीचे में जाते थे। ठीक है, एक दिन जब वो गए कहां, बागीचे में, जब वो गए तो बागीचे में उन्होंने देखा कि नीचे कुछ लंबे पंख गिरे हैं, कुछ छोटे पंख गिरे हैं, कुछ में बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, कुछ कोई सीधा सीधा ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पंख अलग अलग है, अर्थात जो पक्षी होते हैं, पक्षी यानी कि बर्ड्स वगैरह, इनके जो पंख होते हैं पहला तो ये है कि अलग अलग होते हैं। कैसे? अलग अलग डिजाइन के होते हैं, दूसरा ये है कि इनका अलग अलग रंग होता है। तीसरा ये होता है, इन्होंने जब देखा तो ऊपर जो पक्षी बैठे थे ऐसे सुकुड़ के बैठे थे, है ना, ऐसे सुकुड़ के, यानी कि पंख पक्षियों को सर्दी या ठंड से बचाते हैं। किससे? ठंड से बचाते हैं। फिर इन्होंने सोचा यार ये पंख गिर गए हैं तो जैसे अगर किसी का बाल गिरता रहे टकला हो जाएगा, वैसे ही अगर पक्षियों के पंख गिर रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी टकले हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला हो सकता है जो पक्षियों के पुराने पंख गिरते हैं उनकी जगह पर नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक या बुक में जो लिखा है ऐसे ही पढ़ना है। कैसे? पक्षियों के जो पंख होते हैं अलग अलग डिजाइन के होते हैं, पंख अलग अलग रंग के होते हैं, पंख उनको ठंड यानी कि सर्दी से बचाते हैं, साथ ही साथ पंख उनके बॉडी को गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं, तभी तो ठंडी से बचाते हैं। और पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। अब ये स्टोरी चल किसके बारे में रही है? विष्णु चिंचालकर। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में चल रही है, समझ रहिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने देखा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार ये पक्षी अच्छा है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, बड़ा अच्छा लगा। फिर अचानक उन्होंने देखा कि सब पक्षियों के बीच चाव 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 शुरू हो गया है। बोले ये क्या हो रहा है, ये सब क्या पगला गए हैं क्या? तो उसमें से जो पक्षी जो चाव चाव कर रहे थे उसमें जो मोर यानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर बोल रहा है कि तुम सब में से सबसे बढ़िया कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? राष्ट्रीय पक्षी हूं, साथ ही साथ मैं नाचता भी हूं। मोर बोला सब पक्षियों से खबरदार, आई एम द बिगेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूं और सभी पक्षियों में मैं सुंदर भी हूं, प्लस इस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी हूं और प्लस मैं नाचता भी हूं। तो ये बोला ये जैसे ही ये बात सुनी, किसने ये बात सुनी? कठफोड़वा ने। किसने? कठफोड़वा। ये बोला अच्छा तुम कैसे बड़े हो भाई, तुम कैसे बड़े हो हैं? ताकत के मामले तो मैं तुमसे बड़ा हूं। कहे कैसे? कठफोड़वा ने कहा मैं तने को छेद करके अपना घर बना लेता हूं, तने को छेद करके मैं अपना घर बना लेता हूं, और जब मैं छेद करता हूं तो टुक टुक की आवाज आती है। मतलब कभी आप गर्मियों में महसूस किए होंगे पेड़ के पास से या आपके दरवाजे के पीछे से, घर के पीछे से टुक 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 की आवाज आती है, तो यही पक्षी होता है कठफोड़वा। कठफोड़वा पक्षी के चोंच में इतनी ताकत होती है, वो पेड़ के तने को छेद करके उसमें घर बना के रहता है। ठीक है,
तो कठफोड़वा कहा इस हिसाब से तो मैं बड़ा हूं। तो इसके बाद तुरंत अगला पक्षी आता है दर्जिन। बोला अच्छा तुम कैसे बड़ा है रे, हैं किसी को मार पीट के तुम कैसे बड़ा है? मैं तो पत्तों को सिल करके अपना घर बना लेती हूं, यानी कि पत्ते को सिल करके अपना घर मैं बना लेती हूं, तो मैं बड़ी हुई ना भाई। जो पत्ते हैं उनको सिल सिल के दर्जी वाला काम करके बचाने वाला काम करके मैंने अपना घर बना लिया, तो मैं बड़ी हुई कि तुम बड़े हुए। अब ये पक्षियों की उलझन चल रही थी कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ठीक है। अच्छा इतने में भाई गिद्ध से देखा नहीं गया। किससे? गिद्ध से। गिद्ध बोला नहीं 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 नहीं, तुम सब झूठे हो, सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं देश की गंदगी साफ करता हूं, यानी कि मैं क्या हूं? सफाई कर्मी हूं। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे बड़ा हूं। कहे कैसे? तुम कैसे बड़ा है रे? कहे देखो मैं गिद्ध हूं, मैं जो भी मृत जानवर होते हैं, जो जहरीले जानवर होते हैं, उनको खा पी करके खत्म कर देता हूं और वातावरण दूषित ना हो, इस हिसाब से तो मैं बड़ा हूं, सबसे अच्छा काम तो मैं कर रहा हूं। कहें अच्छा। फिर इसके बाद चील की आवाज आई। चील चील ने कहा देखो तुम सब बेकार हो, तुम सफाई तो करते हो लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास झाड़ू वाली पूंछ है, झाड़ू वाली पूंछ। तो खांचे जैसी पूंछ, खांचे जैसी पूंछ किसके पास होती है? चील के पास। बोली झाड़ू वाली पूंछ तो मेरे पास है, तो मैं बड़ी हूं। अब ये जानवरों की डिबेट चलती रही, ठीक है। अब देखिए ये 4-5 जानवर आपस में भिड़ रहे थे। अब तो भैया सबसे जो मीठा गाती है कोयल, वो बोली तुम लोग चुप रहो, मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि मैं मीठा गाती हूं। तो कोयल क्या करती है? मीठा गाती है, ठीक है। अब देखिए कोयल मीठा गाती है इसलिए उसने कहा कि सबसे बड़े कौन है? हम हैं। तब तक आ गया उल्लू। कौन आ गया? उल्लू। एक अच्छा बड़ी हो, जरा बिना गर्दन घुमाए हमको देखो तो। कहें बिना गर्दन घुमाए कैसे देखेंगे रे, तुम देख सकता है? उल्लू का हाँ। उल्लू ऐसे बैठा था, उल्लू ने ऐसे अपनी पूरी पूरी गर्दन ऐसे खटाक से घुमा दी, पूरी गर्दन घुमा। कही अब बोल हु यार यू, यानी कि उल्लू अपनी गर्दन अधिकतम घुमा सकता है। अधिकतम मतलब किसी किसी किताब में लिखा है 360 डिग्री, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लगभग 270 डिग्री उल्लू अपनी गर्दन घुमा लेता है, यानी कि सबसे ज्यादा या अधिकतम गर्दन कौन घुमा लेता है? उल्लू। उल्लू ऐसे घुमा के बोला मैं हूं सबसे बड़ा, मैं हूं। बोल। तो तोता बैठा था, कहा अच्छा गर्दन घुमाना कौन सी बड़ी बात है, ये खा के दिखा ले। यानी कि तोता बोला ले ये खा के दिखा। उल्लू बोला क्या है? कहे खा 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 मजा आएगा। जब उल्लू ने खाया, कहा ये क्या खिला दिया? तो तोता बोला ले मैं खा के दिखाता हूं। यानी कि हरी मिर्च, हरी मिर्च को तोता एकदम आराम से खा गया, खट खट करके टिकिया की तरह खा गया। बोला तू खा सकता है क्या? गर्दन घुमाए सब कुछ होता है क्या? ले देख मैं जहर खा रहा हूं, जहर के घूंट पी रहा हूं, मैं सबसे बड़ा हुआ ना। तब तक मैना निकल के आई। हे क्या बोला रे, तू सबसे बड़ा है? तू बड़ा है सबसे? बोल। भाई सर्वविदित है पत्नियों के आगे पति की भी जिंदगी में नहीं चलती। 2 बार बोली तू सबसे बड़ा है, बोल। अब देखिए ऐसे पूछे तू सबसे बड़ा है, यानी कि अपनी गर्दन वो आगे पीछे कर रही थी। तो जो मैना पक्षी है, मैना, ये अपनी गर्दन क्या करती है? आगे पीछे बहुत तेजी से कर सकती है। अब आप बात को समझिएगा, ये पूरी स्टोरी बताने का मतलब क्या है। देखिए सभी पक्षियों की खासियत हमने सीख लिया। कैसे? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो नाचता है। कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी है जो टुक टुक करते हुए तने में छेद करके अपना घर बना लेता है। इसके बाद दर्जिन पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो पत्तों को सिल के अपना घर बनाती है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि पत्तों को सिल करके घर कौन बनाता है? दर्जिन पक्षी। गिद्ध की बात करें, इसको हम सफाई कर्मी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत जीवों को खा पी कर समाप्त कर देता है ताकि वातावरण दूषित ना होने पाए। चील की बात करें तो चील कहती है कि भैया तुम कैसे बड़े हो? बड़े तो हम हैं, झाड़ू हमारे पास है, खांचे जैसी पूंछ हमारे पास है। कोयल की बात करें तो कोयल मीठा गाती है, इसलिए वो कह रही थी कि महान हम है। उल्लू बोला नहीं नहीं तुम लोग नहीं हो, हम अपनी पूरी गर्दन घुमा लेते हैं इसलिए हम है। तोता बोला ले मिर्चा खा के दिखा, वो नहीं खा पाया तो तोता बोला हम सबसे महान है। फिर उसकी बीवी उसको 2 लाफड़ा मारी, बोली सबसे महान हम है, यानी कि मैना। यानी कि अब देखिए इन पक्षियों की इस डिबेट में
हमें सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। परेशान ना होइएगा, अभी पक्षियों की बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत सारी खासियत बाकी रहती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी क्लास 3 में नहीं है, 4 और 5 में है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा कि पक्षियों के बारे में और बातें होती हैं तो आपने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। हर चीज को हम टॉपिक वाइज बताते हुए चल रहे हैं ताकि एक सीक्वेंस से आपका खत्म होता चले, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कुछ यूट्यूबर, अच्छी बात है कि वो पक्षियों के बारे में जो टॉपिक उठाते हैं तो पूरा समाप्त कर देते हैं, लेकिन हमारा पैटर्न दूसरा है। हम क्लास वाइज चल रहे हैं, पहले क्लास 3 खत्म करेंगे, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो हर टॉपिक को अच्छे से समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई पक्षियों के बारे में। अब आप आंख बंद करके एक बार सोच लीजिएगा, जैसे जैसे ही आपको आया एग्जाम में कि आगे पीछे कौन गर्दन करता है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैना। कौन पक्षी ऐसा जो अपनी गर्दनों घुमा लेता है? उल्लू। उल्लू पागल है ना, ऐसे घुमा लेता है। कौन पक्षी जो सफाई कर्मी काम करता है? गिद्ध। कौन पक्षी है जो पत्तों को छील लेता है? दर्जिन, उसका नाम ही है दर्जिन। कौन पक्षी ऐसा है जो नाचता है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। अब ये पक्षियों की डिबेट देखने के बाद में इन्होंने कहा, भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? है, सब पक्षियों की खासियत होती है, सब पक्षियों की विशेषता अलग अलग होती है और हर एक पक्षी अपने में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि तुम लोग आपस में लड़ो मत। सब पक्षी जो है एक दूसरे से भिन्न है और सबकी कुछ न कुछ खासियत है, वो सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के पास उड़ने की खासियत है तो किसी के पास में नाचने की है, किसी के पास बोलने की है और किसी के पास ये तमाम प्रकार की खासियत है, ठीक है। तो ये पक्षियों की डिबेट समाप्त होती है और हमारा यहां से जो पॉइंट था वो भी निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि नोट्स आपको मिल ही जाएगा। देखिए, जब विष्णु चिंचालकर थोड़े से फेमस हो गए, अब ये क्या करने लगे? यात्रा करने लगे। भाई यहां से वहां कहीं ना कहीं तो जाएंगे जाएंगे भाई। कोई बुलाएगा हमारे यहाँ आइए बना दीजिए, कोई बुलाएगा हमारे यहाँ आइए बना दीजिए। तो जब ये घूमने लगे तो इन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? जब ये दिल्ली जाते थे, दिल्ली, तो इनको रेलगाड़ी सुरंग से होती हुई दिखती थी, यानी कि बार बार रेलगाड़ी सुरंग से पास करे। तो आपको यही नोटिस करना है, जब हम दिल्ली जाएंगे तो हमारी रेलवे या रेलगाड़ी सुरंगों से होते हुए पास करती है। वही जब ये केरला गए, कहा? केरल, तो इन्हें यात्रा के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता था। किसका? नाव का। किसका? नाव का। नाव का प्रयोग करना पड़ता, जिसको हम फेरी भी बोलते हैं। आगे इस विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो नाव से ये जाते थे, या नाव से यात्रा कहां होती है? केरल में। वही शिमला की बात करें, शिमला जो कि पहाड़ी इलाका है, वहां पे खच्चर से चलना होता था या खच्चर से ये जाते आते थे, ठीक है। आना जाना जो होता था वो खच्चर से होता था, ठीक है। तो दिल्ली में कैसे हम लोग जाते हैं? दिल्ली में हम लोग जाते हैं सुरंगों से होते हुए। दिल्ली के बाद में बात करें आपकी केरल में तो नाव से यात्रा, शिमला में खच्चर या घोड़े से यात्रा होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसके बाद में अब जब ये जगह जगह पे घूमने लगे, हर जगह आने जाने लगे, तो इन्होंने कई सारे राज्यों को देखा। हर राज्य में थोड़ी बहुत इनको खासियत देखने को मिली। कुछ खासियत को हम यहाँ पढ़ेंगे अपनी स्टोरी के माध्यम से और चीजों को निपटा देंगे, ठीक है। जब ये ऐसे आगे बढ़ने लगे, कुछ राज्य में गए तो इन्होंने नोटिस किया कि एक दो कहीं कहीं जगहों पर, जैसे अब एक जगह ये गए, इन्होंने देखा कि एक फैमिली में कहा जा रहा था बच्ची को कि तुम बर्तन मांजो, तुम्हारा भाई स्कूल जाएगा। तो इनको बड़ा खराब लगा। इन्होंने कहा क्यों? कहा भाई लड़कियां हैं, लड़कियां तो काम करने के लिए पैदा होती हैं, लड़के अपना पढ़ेंगे, उनको घर देखना है, लड़कियों क्या देखना है, शादी ब्याह हो जाए तो चली जाएंगे अपने घर पे। तो उन्होंने समझा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये आप पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि लिंग भेदभाव। तो लैंगिक भेदभाव का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और इन्होंने बताया कि सबको समान अधिकार है, पढ़ने लिखने का सबको समान अधिकार है। जैसे जैसे जो बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई खेल खेलना चाहता है, दोनों अधिकार बराबर है दोनों का। कोई कंपटीशन है, दोनों का अधिकार बराबर है। हाँ, जरूरी अगर घर के काम जरूरी है तो दोनों लोग करें मिलके, अच्छे से हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक पढ़ रहा है तो एक कर रहा है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? मीना की माँ मीना से कहती है कि तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम घर का काम करोगी, इसमें
मीना की माँ क्या कर रही हैं? बच्ची को अच्छी सलाह दे रही हैं, बच्ची को काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वो चाहती हैं कि बच्ची मतलब घर के काम में उसका मन लगा रहे, या वो बच्ची के साथ लैंगिक भेदभाव कर रही हैं। तो वो लैंगिक भेदभाव कर रही हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। या आपसे लैंगिक भेदभाव ना देकर के आपसे उलट के क्वेश्चन पूछेगा, वो लड़कियों को लड़के की अपेक्षा कम पढ़ाकू या कम पढ़ाई में दक्ष मानती हैं, तो ये भी सही होगा। जहां पे तुलना आ जाएगी कि लड़कियां कम होती हैं लड़के तेज होते हैं, या लड़के कम होते हैं लड़कियां तेज होती हैं, तो वो लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोनों पक्ष हो सकता है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि लड़के घर का काम नहीं करेंगे वो पढ़ेंगे, तो ये भी लैंगिक भेदभाव है। लड़कियां पढ़ेंगी नहीं घर का काम करेंगी, ये भी लैंगिक भेदभाव है, ठीक है। दोनों पक्ष में किसी एक को आप नहीं कह सकते कि ये घर का काम करेगा ये पढ़ेगा, नहीं, दोनों घर का काम करेंगे दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लैंगिक भेदभाव इन्होंने वहां पे विरोध किया। तो आप ये ध्यान रखे रहेगा कि लैंगिक भेदभाव वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव मतलब यही है कि जेंडर के आधार पे या लड़का लड़की होने के आधार पे उसको किसी अधिकार से वंचित करना या शिक्षा को ना देना, ठीक है। अच्छा, तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, पुराने जमाने के आदमी, पुराने सोच वाले। वो कहे, अच्छा बेटा तुम बहुत कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ, मेरा ये लड़का अंधा है, बताओ इसको हम कैसे ज्ञान दें। इन्होंने कहा, अरे आप नहीं जानते हैं क्या? कहे नहीं, कल लाइए लाइए, ये लो बेटा पटरी। कहे पटरी पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिंदु है। अब ये 6 बिंदु पे ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इन्होंने कर दिया, मोटा मोटा, ये इतना मोटा मोटा कर दिया इन्होंने। कहा जरा अपना उंगली फेरो, तो उंगली फेर को बताओ। तो भाई आंख तो मतलब अंधा था, उसने ऐसे ऐसे हाथ हाथ फेरा। कहे क्या बना? जो आकृति जो तुमने उंगली फेरा है, जो मोटा मोटा आया है, ये लो, ये पेन लो, यहाँ बनाने का प्रयास करो। और उसने लिया, आंख बंद कर उसने कहा देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे खींच दीजिए, और एक यहाँ ऐसे खींच दीजिए। कहे तो बेटा ये क्या है? ये एल है। क्या है? एल है। अच्छा, कहे हाँ। कहे देखो अब अगर इसी में ये जो 6 बिंदु है, अब वो अंधा उसको समझा रहे हैं। कहे देखो ये मोटा हो गया, ये मोटा हो गया, ये और ये और ये, अब मिलाओ जरा। तो उसने मिलाया, अच्छा अच्छा, ये कहे जरा इसको बाहर लिख दो। कहे ये कहे ये क्या है? कहे ये 2 है। क्या है? 2 है। अर्थात उन्होंने बताया कि एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं या जो बच्चे अन्य हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं। और ये व्यवस्था 6 बिंदुओं पर आधारित है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। जिसको किसने दिया था? जिसको लुई ब्रेल ने दिया था, जो कि फ्रांस के निवासी थे। इनकी भी बचपन में आंख में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने ही इस पद्धति का निर्माण किया था। तो अब देखिए, हालांकि विष्णु चिंचारकर जी ने थोड़ी बताया था, ये तो हमारी स्टोरी का क्रिएशन है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उन्होंने कहा क्या कि देखो आपका बच्चा पढ़ सकता है, इसको ये वाला स्लेट ला के दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक ठीक, ऑर्डर कर दीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। यानी कि ब्रेल लिपि एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित या अंधे बच्चे पढ़ सकते हैं, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसको फ्रांस के निवासी लुई ब्रेल ने दिया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ब्रेल लिपि का अंत हम यहीं पे कर देते हैं। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि ब्रेल लिपि बहुत भारी चीज है, कुछ नहीं है। इतना ही क्वेश्चन आपसे आता है, बहुत पूछेगा कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि को दिया किसने था? लुई ब्रेल ने। ब्रेल लिपि है किस लिए? अंधे व्यक्तियों के लिए। ब्रेल लिपि के निवासी जो थे लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। ये टॉपिक याद कर लेंगे, आपका ये ब्रेल लिपि यहीं पे समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ब्रेल लिपि समझाने के बाद में अब ये क्या हुआ, चिंचालकर जी इन्होंने कहा, इन्होंने देखा वहां कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे, जैसे स्टापू, इसका मतलब ये एक टांग पे रख के जो उछलने वाला होता है। तो स्टापू, पिट्टू और अष्टापेचंगा। देखिए स्टापू, पिट्ठू और अष्टापेचंगा। उसे पूछता नहीं है, लेकिन ये कुछ स्थानीय नाम है या स्थानीय खेलों के कुछ नाम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। फिर ये घूमते घामते चले गए कहां? जम्मू कश्मीर में।
कहाँ चले गए? जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, वहां की राजधानी है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। वहां बड़ी ठंड थी। जब चले गए तो लोगों ने कहा आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए। उन्होंने कहा आइए, आप यहाँ रहते हैं टेंट में। इन्होंने कहा अरे यार हम टेंट में रहेंगे। कहे हाँ, बिताइए रात चुपचाप यहीं, बकवास न कीजिए। अब ये टेंट में रात भर पड़े रहे। सुबह जब उठे इन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। लड़के से यहाँ आओ। क्या? हाँ आया, क्या बताइए। कहीं वो देखो वो घरवा काहे घूम रहा है। कहे घूम थोड़ी रहा है। कहे तो कह रहे वो हमारा घर है। कहे कैसे घर है? कहीं देखिए ये नाव है और नावा पे हमारा घरवा बना है। कहे नाव पे घर बना है? कहे हाँ, हमारा घर जो है वो नाव पर बना है। घर जो हमारा है वो नाव पर बना है। कहे अच्छा, तुम्हारा जो हाउस है वो बोट पे बना है? कहे हाँ बिल्कुल बना है। तो हाउस बोट या नाव पर घर, हाउस बोट या नाव पर घर कहां देखने को मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नाव पे बने घर मिलते हैं या पानी में चलती हुई नावों पर घर देखने को मिलते हैं। और सेम ऐसे ही घर जो जापान में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सामपान। ठीक है, सामपान, ये आप ध्यान रखिएगा, सामपान कहते हैं। लेकिन यहाँ के घरों को क्या कहते हैं हम? यहाँ के घरों को हम कहते हैं हाउस बोट। हाउस बोट, तो हाउस बोट आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? या नावों पर घर कहाँ मिलेंगे? या चलते फिरते घर कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। ये कह रहे यार कैसे कैसे घर दिखा देते हो, हमारा मूड खराब हो गया। मूड खराब हो गया, लीजिए लीजिए लीजिए, कहवा पीजिए। कहवा मतलब कॉफी। कॉफी लीजिए पीजिए। जब ये कॉफी पी एकदम फ्रेश हो गया, कहे हाँ मजा आ गया। कहे यार लेकिन कॉफी तुम्हारी बड़ी मजेदार थी। कहे हाँ तो मजेदार नहीं होगी क्या? कहे कैसे? कहे उसमें क्या मिलाए थे हम? बादाम प्लस इलायची, ये दो चीज मिलाए थे। तो बादाम प्लस इलायची मिलाई हुई कॉफी, या कश्मीर के लोग बादाम और इलायची से मिली हुई कहवा या कॉफी पिलाते हैं। बादाम और इलायची मिली हुई जो कॉफी या कहवा आपको देखने को कहाँ मिलेगी? आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जब इन्होंने पी लिया, इनका मन फ्रेश हो गया, कहें हाँ अब थोड़ा घुमा दो। कहें चलिए उसी नाव पे घुमा देते हैं। कहें चलो। तब ये नाव पे घूमने लगे। और कहाँ घूमने लगेंगे? हवा में तो घूमेंगे नहीं, ये घूमने लगे झील में। ठीक है, तो नाव पे घूमने लगे झील, और झील का नाम था डल झील। और डल झील या वहां पे झील को चार चिनारी भी कहते हैं। ठीक है, तो झील को चार चिनारी भी कहते हैं। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? डल झील। डल झील का देखिए, हालांकि है तो बहुत सारी झील, लेकिन जिन जिन टॉपिक्स का एनसीईआरटी बुक में जिक्र है बस उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, और ना कभी आएगा। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसको क्या कहते हैं? चार चिनारी के नाम से उसको जानते हैं। क्या कहते हैं? चार चिनारी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में जब ये घूम रहे थे तो घूमते घूमते वहां के लोगों ने बताया, तो इतने में तुम परेशान हो गए। कहे क्यों? कहे अरे हम एक बार गए थे, जानते हो? कहे कहाँ? कहे जब एक बार हम गए थे असम में, असम में गए थे, इसी तरह वहां बाढ़ आ गया। कहे तब? कहे बाढ़ आ गया तब क्या? ऐसे खंबा खंबा चार खड़ा था, उस पे एक घर था, वही में हम घुस गए। जब मैं घुस गए तो बुढ़िया कही है इधर किधर आ रहे? कह रहे बुढ़ी अम्मा हमको बचा लीजिए, बाढ़ आ गया, हम कहाँ जाए? ये आपका घर बांस पे देखे तो आ गए। कहे अरे बेटा यहाँ हर घर ऐसा ही होता है। कहे बिल्कुल। कहे असम में 10 से 12 फुट, यानी कि जितना हम लोग का घर होता है उतना ऊंचाई पे बांस गड़ा रहेगा, और उस बसवा पे घर रहता है 10 से 12 फुट या 3 से लेके 3.5 मीटर तक। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बांस पे बने घर कहाँ होते हैं? असम में। बाढ़ों से बचने के लिए, बाढ़ 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 या बरसात से बचने के लिए या अत्यधिक वर्षा के कारण असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो बांस के घर होते हैं, जो कि जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर, या इसी को फुट में कहें तो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के घर बने होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, खूब पूछता है दबा के एकदम। ठीक है,
तो बांस के घर बने होते हैं, जो कि कहां आपको देखने को मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। ठीक है। मनाली की बात करें, मनाली, मनाली बहुत फेमस जगह है, कभी जाइए तो बड़ा अच्छा है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं, लकड़ी। देखिए, अब ये जो लकड़ी का फर्श होता है ताकि ठंडी कम लगे, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, पत्थर और लकड़ी घर होते हैं। फिर हम आपको याद करा दें, यहां पर हम पूरी विशेषता घरों के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ छूट जाएंगी जो आप पढ़े होंगे, आप कहेंगे यार आपने ये नहीं बताया। बिल्कुल परेशान ना होइए, रिमेंबर दैट हम आपको घर के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जिस क्लास की बुक में जितना आया है उतना हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और जैसे जैसे आएगा हम सब निपटा देंगे। अभी आपको लद्दाख के घर, जम्मू कश्मीर घरों की कुछ खासियत और है, वो सब हम आपको बताएंगे जब नेक्स्ट हमारा चैप्टर लेसन चलेगा या नेक्स्ट हमारा क्लास चलेगा तब। अभी हम उतना पढ़ रहे हैं जितना क्लास 3 में है, फिर क्लास 4 क्लास 5 में पूरा कवर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप पढ़िए ध्यान से बस। देखिए, तो हमने किसको किसको पढ़ा, हमने पढ़ा असम में घर जो बांस के घर होते हैं, हमें पढ़ा जम्मू कश्मीर के घर जो कि आपको बता दिया टेंट होता है एक तो, और नाव पे बने घर क्या होते हैं, हाउस बोट। फिर हमने पढ़ा मनाली में पत्थर और लकड़ी के, पत्थर की जो है दीवारें और लकड़ी का फर्श होता है, ये आप ध्यान रखे रहेगा ताकि वहां पे ठंडी कम लगे। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हमारी राजधानी है, ये तो आपको बता ही चुके हैं, हमारी राजधानी है जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ये घूमते घामते पहुंचे कहां, राजस्थान में। कहां पहुंचे भैया, राजस्थान में। कहां पहुंच गए, राजस्थान में। देखिए, पहली चीज जब ये राजस्थान में पहुंचे तो उस गांव का नाम था बज्जू। तो बज्जू गांव कहां है, राजस्थान में। ये बोले यार बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला देते। तो कहीं हाँ हाँ पिला देंगे, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ है। कहीं कौन सी व्यवस्था, कहीं हमारा घर देख रहे हैं आप, कहीं हाँ तुम्हारा घर देख रहे हैं, कहीं ऊंचका देख रहे हैं, कहीं हाँ ऊंचका देख रहे हैं, कहीं ऊंचका में यही पानी भरा है वही देंगे आपको। है छतवा पानी भरा है, कहे हाँ, कहे लाओ लाओ लाओ। तो ये छत पे से गया, उसे पानी सीढ़ी लगा गया, पानी लाके पिलाया। कहीं ये छत पे पानी क्यों रखे हो, कहीं देखिए इसको कहते हैं टका व्यवस्था। टका व्यवस्था मतलब ये कि छत पर ही बरसात के समय में कुछ ऐसी डिजाइन बना दी जाती है टंकी टाइप का, जब पानी बरसता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको ढक देते हैं और वो आपातकाल में या बाद में पीने में उपयोग में लाया जाता है, जिस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, टका व्यवस्था। और ये व्यवस्था कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो टका व्यवस्था या टका जो पानी पीने की व्यवस्था है वो कहाँ है, राजस्थान में। और घर की छतों पर ही कुछ ऐसी डिजाइन बनाई जाती है ताकि पानी को बचा के रखा जा सके, और साथ ही साथ क्या किया जा सके, उसको बाद में पीने में उपयोग लाया जा सके। ठीक है, घर की जो राजस्थान में जो अधिकतर घर थे वो मिट्टी के थे। किसके थे, मिट्टी के। छतों पर कटीली झाड़ियां थी। क्या थी, छतों पर कटीली झाड़ियां थी, और ये मिट्टी को जो है इनको गोबर से लेपते थे या गोबर से लिपाई होती थी। अब ये लिपाई इसलिए होती थी ताकि घरों की दीवारों में कीड़े उड़े ना लगे, और मिट्टी के घर थे ताकि घर में ठंडा रहे या ठंडा बना रहे माहौल। ठीक है, तो राजस्थान में जो घर होते हैं मिट्टी के होते हैं, छतों पर कटीली झाड़ियां होती हैं, और घरों पे लिपाई की जाती है गोबर से ताकि दीमक वगैरह ना पड़े। मिट्टी का घर होने के कारण यहाँ ठंडी कम लगती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी बातें, या थोड़ी सी जब विष्णु चिंचालकर जी कहाँ गए थे, राजस्थान गए थे, वहां की बात हो गई। टका हमने आपको बता ही दिया। अब हम इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर चूंकि चिंचालकर जी परिवार थे, इन्होंने कहा यार हमारे परिवार में तो केवल मम्मी पापा हम और बहनें थी, तो हमारा परिवार तो छोटा परिवार हो गया। तो ऐसे परिवार जिसमें भाई बहन और माता पिता हो उसको हम कहते हैं एकल परिवार। एकल परिवार, ऐसे परिवार जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सब हो उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार, ऐसे परिवार जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, दादा के भाई, और उसके बाद में चाचा और मतलब 3-4 चाचा, उनकी पत्नियां, उनके लड़के, मतलब पूरा रावण खानदान हो, उसको कहते हैं मिश्रित परिवार। ठीक है, तो परिवार 3 प्रकार के होते हैं, एकल,
संयुक्त मिश्रित, एकल संयुक्त मिश्रित, एकल संयुक्त मिश्रित। क्योंकि मिश्रित परिवार के अंतर्गत एक पति की कई पत्नियां या एक पत्नी की कई पति भी आ जाते हैं, इसलिए इस परिवार को संज्ञा नहीं दी जाती। मुख्य रूप से दो ही परिवार होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार। एकल परिवार मतलब केवल एक पिता, उसके बच्चे और मतलब उसकी पत्नी और बच्चे। संयुक्त परिवार मतलब पिता, दादा, चाचा, चाची के लड़के, लड़का सब। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 3 को, जो कि छोटा सा ही है, इसको हमने कवर कर लिया। अगली वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 के विषय में पढ़ रहेंगे। फिर से आप ध्यान रखिएगा, कोई टॉपिक छोटा नहीं है, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे पक्षी से संबंधित हो। जो जो खासियत है हम लोग जब क्लास 4 और 5 करेंगे, यानी कि उन पुस्तकों में जब वो चीज आएगी तो वहां आपको समझा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।